आज मैं अपने जीजू की पत्नी बन चुकी थी। मेरी उम्र अभी 17 साल थी। मुझे किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। मेरी दीदी को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे। मेरी बुआ, जिन्होंने मुझे मेरे जीजू के करीब आने में बहुत मदद की थी, आज उनका सपना पूरा हो गया था। मेरे जीजू की उम्र 35 साल थी। वह एक जवान मर्द थे और मैं अभी एक नाजुक कली की तरह। मैं आज जीजू के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली थी और आज से मेरी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। मुझे मन में घबराहट और एक डर बना हुआ था। अपने जीजू का सामना कैसे करूंगी? ये सोच सोचकर मेरी धड़कनें बढ़ रही थीं। जीजू कमरे में आने ही वाले थे। उनके आने की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। अब तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि घबराहट से मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। मैं तो बस इस बात की कल्पना कर रही थी कि मैं कहाँ और मेरे जीजू कहाँ। मैं तो दिमाग के साथ साथ शरीर से भी अभी बहुत छोटी थी। मेरी उम्र भले ही 17 साल हो गई थी, लेकिन मेरा शरीर तो अभी भी एक 14 साल की लड़की के जितना लगता था। मेरी हाइट 5 फीट थी। मैं अपने जीजू के सीने तक भी नहीं पहुंच पाती थी। मेरी बुआ ने मुझे काफी कुछ बता रखा था, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बुआ ने शादी के बाद जो होता है उसके बारे में मुझे बताया था। मैं यही सोचकर तो डर रही थी कि जिस तरह से बुआ जी कह रही थी कि पहली रात उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी, पता नहीं मुझे भी कितनी तकलीफ होने वाली थी। बुआ ने मुझे यह भी कहा था कि जितना मैं खुद के अंदर हौसला रखूंगी, उनका सामना करने की कोशिश करूंगी, तो मैं हर तकलीफ को आसानी से झेल पाऊंगी। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। हल्की हल्की गहरी सांस लेने लगी। अब किसी तरह से मैं अपने आप पर थोड़ा सा काबू पा सकी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जीजू कमरे में दाखिल हो चुके थे। मुझे महसूस हुआ जब वह मेरे साथ मेरे बगल में आकर बैठ गए। मैं तो घूंघट ओढ़े हुए थी और बस अपनी आंखों को बंद करते हुए हर आहट को महसूस कर रही थी जो मेरी तरफ आ रही थी। मैं पहले जब काफी छोटी होती थी, तब दीदी और जीजू के साथ एक ही बिस्तर में उनके बीच में सोती थी। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी। लेकिन आज हमारे बीच का एहसास और रिश्ता कुछ अलग था। जो भी कुछ होने वाला था, उसकी आज्ञा सभी रिश्तेदारों और मेरे परिवार ने भी दी थी। जीजू ने मेरे हाथ को बिना कुछ कहे पकड़ा और अपने बड़े बड़े हाथों के बीच में रख दिया। उनके ऐसा करते ही मैं अपने भीतर जो संयम बनाकर रखे हुए थी, उसे पूरी तरह खो गई थी। शरीर में कंपन होना शुरू हो गई। फिर वे मेरा हाथ पकड़कर ऐसी जगह ले गए जहां उन्होंने मेरे हाथ में कुछ थमा दिया था। मैं अब तो सचमुच बहुत डर गई थी। इतना बड़ा, मेरे हाथों से तो इसका वजन भी नहीं संभाला जा रहा था। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक और आपको मनोरंजन से भर देने वाली होगी। कहानी को अंत तक सुने। ये कहानी मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। कहानी सुनने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं पहाड़ों में पलने वाली, अपने सपनों में जी रही एक भोली भाली और 13 साल की कम उम्र की लड़की हूँ। रंग गोरा और कद काठी बहुत छोटी। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। मेरे पापा मम्मी के सिवा मेरी एक बुआ भी है, जो अपने ससुराल में नहीं रहती, बल्कि हमारे साथ ही रहती है। मेरी बड़ी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। उनकी शादी को हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। हमारे गांव में स्कूल बहुत दूर हुआ करता था। बाहर शहर में रहकर पढ़ना बहुत महंगा पड़ता था और मेरे माँ बाप इस काबिल नहीं थे। मुझे जब स्कूल की छुट्टियां होती थीं, तब मैं कई बार दीदी के साथ उनके घर जाती थी। उनका घर शहर के थोड़ा पास था। जीजू वहां पर टैक्सी चलाते थे। टैक्सी भी उनकी अपनी नहीं थी, वह भी किराए की थी। मैं उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। अपनी 7वीं कक्षा मैंने गांव में ही रहकर पास की। मेरी बड़ी बहन 10वीं पास करके गांव में ही एक सिलाई सेंटर में सिलाई का काम सीख रही थी। मेरा छोटा भाई अभी 10 साल का था। गांव के एक साहूकार के घर पर ही फोन हुआ करता था, वह भी लैंडलाइन। दीदी अक्सर वहीं पर फोन किया करती थीं। दीदी और जीजू अकेले रहते थे। उनका घर हरियाणा के हिसार में था, लेकिन वह काफी समय से घर से बाहर उत्तराखंड में ही रहते थे। वह शायद किसी बात पर झगड़ा करके घर से निकल गए थे। मेरी दीदी उन्हें बहुत पसंद आई थी, इसलिए मेरी दीदी की उनसे शादी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि दीदी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वह जीजू के साथ बहुत खुश थी। एक दिन साहूकार के घर पर दीदी का फोन आया। उस समय मैं भी घर पर थी। शाम का समय था। हम सभी दीदी से बात करने चले गए। दीदी दोबारा फिर से फोन करने वाली थी।
हम वहां बैठकर उनके फोन का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही दीदी का दोबारा फोन आया। उन्होंने माँ को बताया कि वह नानी बनने वाली है। क्यों ना अंजलि को मेरे पास भेज दें, मेरी मदद भी हो जाएगी और यहीं रहकर ये पढ़ाई भी कर लेगी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अंजलि घर के सारे काम संभाल लेती है। मैं कल सुबह ही पहली बस में उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम दामाद जी से कहना कि वह इसे लेने समय पर पहुंच जाना। अगले दिन सुबह मैं दीदी के घर के लिए रवाना हो गई। जीजू वहां पर समय पर पहुंचे हुए थे। अभी तो स्कूल की छुट्टियां ही पड़ी हुई थीं। दीदी को अभी 5वां महीना ही लगा था। उनका पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं दीदी और जीजू के बीच में सोती थी। बीच बीच में जीजू दीदी को लेकर अस्पताल जाया करते थे। एक दिन शाम के समय जब जीजू और दीदी किसी बात को लेकर आपस में बात कर रहे थे, उसी समय मैं भी वहां पर पहुंची। दीदी जीजू से कह रही थी, डॉक्टर ने मेरे सामने मना किया है कि हम दोनों को एक साथ नहीं सोना है। यह बात मैंने सुन ली। मुझे अपने सामने देखकर दीदी इधर उधर अपने कामों में लग गई। लेकिन मैंने कहा, दीदी तुम अपने पति के पास नहीं सोगी तो फिर किसके पास सोओगी? डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? वह कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, वो तो बस इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से मेरे पेट पर कोई भारी वजन पड़ जाए, इसलिए सावधानी के लिए डॉक्टर ने ऐसा कहा है। तब से मैं दीदी और जीजू के बीच में ही सोती थी। कई बार जीजू मुझे अपनी बाहों में भर लेते थे। मैं जानती थी कि वह मुझे दीदी समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो काफी छोटी थी। अगर मुझे वह अपनी गोद में या अपनी बाहों में भी भर लेते तो इसका मुझे अफसोस नहीं था। मेरा नजरिया तो उनके लिए एक बड़े भाई जैसा था। रिश्ते में भले ही मैं उनकी साली थी। एक दिन तो मैं दीदी की तरफ अपना मुंह करके लेटी थी, जब रात को मेरी आंख खुली। पहले तो मुझे यह लगा कि मैं कहीं कोई सपना देख रही हूं, लेकिन जल्द ही मेरा यह भ्रम भी टूट गया। जीजू मेरी पीठ से पूरी तरह चिपके हुए थे और नींद में ही मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे। इस बार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जरा भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती तो जीजू मुझे और जोर से कसकर पकड़ लेते। मुझे हिलने नहीं दे रहे थे। उनके हाथ तो ऐसे चल रहे थे मानो जैसे मेरे शरीर का नाप ले रहे हो। मैंने आज पहली बार एक अलग ही एहसास की अनुभूति की थी। आज से पहले मुझे यह एहसास कभी नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह जगी हुई थी। दीदी की सांसों की आवाज मैं सुन रही थी। वह हमसे काफी दूर थी। जब मैं हिलती डुलती नहीं थी तब जीजू चुपचाप ही लेटे रहते, बस बीच बीच में ही हरकत करते। न जाने मुझे क्या हो गया था, जैसे मेरा खुद पर काबू ही ना रहा हो। मैं जीजू की हर हरकत का आनंद ले रही थी। मेरे शरीर में कंपन तो थी ही, साथ ही धड़कन भी तेज गति से चल रही थी। मैं पूरी रात भर नहीं सोई। बहुत कुछ था जो जीजू का मुझ में स्पर्श हो रहा था। सुबह होते ही जीजू ने जब यह देखा कि वह किसके साथ चिपक कर सो रहे हैं, तो एकदम से अलग हो गए। मैं नींद का बहाना करके चुपचाप वैसे ही लेटी रही। सचमुच यह एहसास बहुत अच्छा था। दिन भर वह रात का पूरा सीन याद करती रही और मन ही मन उस दृश्य को याद करके मुस्कुराती रही। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं जिस इज्जत भरी नजर से जीजू को देखती थी, वह इज्जत तो अभी भी थी, लेकिन नजरिया अब बदल गया था। मेरे जीजू का स्वभाव तो मेरे प्रति बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उनके स्वभाव से यह तो मालूम पड़ता था कि उन्हें रात की अपनी हरकत मालूम थी। क्योंकि आज की रात फिर से मैं जीजू और दीदी के बीच में सोई तो जरूर थी, लेकिन जीजू मेरी तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। आज उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की थी। ये तो मैं जानती थी कि जीजू ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे थे, बल्कि नींद में ही मुझे दीदी समझकर प्यार कर रहे थे। लेकिन उस एहसास का क्या, जो मेरे भीतर जाग चुका था। मैं इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उस एहसास को फिर से पाने के लिए तरस रही थी। आज भी मैं ठीक तरह से सो नहीं पाई। मैं यही सोच रही थी कि शायद जीजू आज भी मुझे दीदी समझ बैठे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वह आखिरी रात थी जब जीजू और मेरे बीच में इतनी नजदीकियां थीं। उसके बाद जीजू ने कभी भी मेरे साथ कोई हरकत नहीं की थी। उनकी यह अच्छाई मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वह अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहते थे। वह चाहते तो अगले दिन फिर से मेरे साथ वही हरकत कर सकते थे। उन्हें भी तो अपनी बीवी यानी मेरी दीदी के साथ इस तरह सोने बगैर काफी समय हो गया था। मेरा जीजू की तरफ लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं कुछ ही समय पहले 14 साल की पूरी हुई थी। जवानी की तरफ तो मेरा कदम समझो अब बढ़ चुका था,
क्योंकि मेरे अंदर जो भावना, जो एहसास पैदा हो रहा था, वह किसी जवान लड़की के अंदर ही पैदा होता है। मेरे शरीर में अपने आप बदलाव आने लगे थे। बस मेरी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ शरीर ही ग्रोथ कर रहा था। मैं जब अपने आप को गौर से देखती तो मुझे बहुत खुशी होती। मेरा शरीर अब लड़की की पूरी शेप में आने लगा था। यह सब जीजू की हरकत करने के बाद हुआ। कुछ ही महीने में मुझ में काफी बदलाव आ गया था। दीदी की डिलीवरी की तारीख भी नजदीक ही आ रही थी। कुछ ही दिन पहले दीदी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उनका पेट बहुत भारी था। जीजू उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में उन्हें एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। जब दीदी को दर्द से राहत मिली, तब डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही एडमिट रहने को कहा और साथ ही जीजू से कहा कि हमारा स्टाफ यहाँ उनकी देखभाल करने के लिए है। तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। कल सुबह आ जाना, कुछ जरूरी टेस्ट भी होने हैं। जीजू देर शाम को घर वापस आ गए। मैं खाना बना चुकी थी। जीजू ने कहा, तुम्हारी दीदी अस्पताल में एडमिट है, उसके कुछ जरूरी टेस्ट होने हैं, इसलिए वह नहीं आ पाई। मुझे भी कल सुबह अस्पताल के लिए निकलना है। जीजू के चेहरे पर चिंता के भाव दिख रहे थे। अभी मुझे पता भी नहीं था कि जीजू की आदतें कैसी हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती, लेकिन कभी जीजू ने मेरी तारीफ ही नहीं की। मैंने उन्हें खाना लाकर दिया। जीजू ने कहा, अंजलि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। जो तुमने खाना बनाया है उसे मैं कल सुबह अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारी दीदी को भी खिलाऊंगा और खुद भी वहीं खाऊंगा। मेरा भी खाना खाने को मन नहीं किया। मैंने खाना वापस ले जाकर ढक दिया और आकर दीदी की जगह पर सो गई। जीजू ने मुझे कहा भी, देख अंजलि, तू खाना खा ले, मुझे सचमुच भूख नहीं है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप एक तरफ को मुंह करके लेटी हुई थी। तभी जीजू मेरे करीब आए। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। उन्होंने कहा, अंजलि, ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे और वह भी एक ही प्लेट में। जल्दी जा और खाना लेकर आ जा। भूख तो मुझे भी लगी थी, सिर्फ मन ही नहीं कर रहा था। मैंने जीजू को डांटते हुए कहा, अगर खाना खाना ही नहीं था तो मुझे बता देते, मैं बनाती ही नहीं। जीजू ने अपने कान पकड़कर मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, सॉरी बाबा, दोबारा नहीं होगा। तुम्हारा कहना मानना मेरे लिए हुक्म की तरह है। आखिर तुम ही तो मेरा और अपनी दीदी का ख्याल रख रही हो। दोबारा से ऐसा नहीं होगा। अब तो खाना लाकर दे दो, बहुत भूख लगी है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मैं रसोई में गई और एक ही प्लेट में खुद के लिए और जीजू के लिए खाना लेकर आ गई। मुझे भी जीजू के साथ पल बिताना बहुत अच्छा लगता था। मुझे जीजू की हर आदत अच्छी लगती थी। उनके बोलने का तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता था। उनके शब्दों में जो मिठास और विनम्रता होती थी, वह बहुत कम लोगों में होती है। मेरी दीदी की आवाज बहुत भारी थी। घर पर सिर्फ उन्हीं की ही आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि मैं और जीजू तो उस घर में हैं ही नहीं, जैसे वह अकेले ही किसी से बातें कर रही हों। उनका स्वभाव ही ऐसा था। क्या जोड़ी बनाई थी ऊपर वाले ने। एक ओर जो बहुत कम और धीमी आवाज में बोलता था, तो दूसरी ओर ऊंची आवाज में और भारी आवाज में बोलने वाली थी। फिर भी उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर जीजू का स्वभाव शांत नहीं होता तो शायद उनके बीच में बहुत झगड़े होते रहते। जीजू अधिकतर बात को बढ़ावा नहीं देते थे, उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते रहते। खैर, मैंने और जीजू ने एक ही प्लेट में खाना खाया। मैं खुद को दीदी की जगह पर महसूस कर रही थी। मन में यह ख्याल आ रहा था कि कभी मैं भी किसी की पत्नी बनूंगी और अपने पति के साथ इसी तरह से एक ही प्लेट में खाना खाऊंगी। मैं उस पल को याद करके मुस्कुरा रही थी जब मैं किसी की दुल्हन बननी थी। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन जीजू सुबह जल्दी ही अस्पताल निकल गए। वह खाना भी नहीं ले गए। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, जो रिपोर्ट आई है वह ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। जीजू ने मुझे फोन करके बता दिया था और कहा था कि अपने घर फोन करके अपने मम्मी पापा को भी बता देना। मैंने अपने गांव मम्मी पापा से बात की और उन्हें दीदी की हालत के बारे में सब कुछ बताया। मम्मी पापा जल्दी ही आ गए। ऑपरेशन अभी चला हुआ था। मैं भी मम्मी पापा के साथ अस्पताल पहुंची। जीजू एक बेंच पर बैठकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे। शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पापा ने जीजू से कहा, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? हमारी बेटी को डॉक्टर ने क्या कहा?
कुछ बताओ हमें। तुम्हारी इस तरह की चिंता देखकर हमें घबराहट हो रही है। जीजू रोते हुए मेरे पापा के गले लग गए। वह काफी देर तक रोते रहे। अब मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ रोने लगी। पापा ने किसी तरह जीजू को संभाला और कहा, देखो, हमें सच सच और साफ साफ बताओ कि आखिर क्या हुआ है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इस हालत में देखकर हम कुछ सुन ही ना पाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं दिल का दौर ना पड़ जाए। मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। तब जीजू ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को तो बचा लिया जाएगा, लेकिन माँ का बच पाना बहुत मुश्किल है। मेरी माँ और पापा पर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरी माँ तो चीख चीख कर ऊपर वाले से हाथ जोड़कर यही विनती किए जा रही थी कि मेरी लड़की को बचा दें, उसके बदले मुझे मौत दे दे, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सबकी हालत बहुत खराब थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आए। जीजू और हम सभी दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंचे और पूछा कि दीदी की हालत अब कैसी है, सब कुछ अच्छे से हुआ या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ को हम नहीं बचा पाए। उसने एक लड़के को जन्म दिया है। अब तो हम सभी की हालत बहुत खराब हो गई थी। जीजू तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। नर्स ने हमें वह छोटा बच्चा संभाला जो पैदा होते ही अपनी माँ की आवाज तक नहीं सुन पाया और न ही उसकी माँ अपने बच्चे की सूरत देख पाई। हम सभी बहुत दुखों से गुजर रहे थे। दीदी का अंतिम संस्कार हो जाने के 2-3 दिन बाद मेरे मम्मी और पापा भी गांव लौट गए। उन्होंने मुझे कहा था, अभी तू यहीं रुक जा, वरना तेरे जीजू बहुत टूट जाएंगे। साथ ही हमारी बेटी की निशानी भी है, उसका ख्याल भी तो रखना है। स्कूल तो मेरा समझो छूट चुका था। अभी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुझे हर समय हर जगह दीदी की याद आती रहती थी। उन्होंने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया था। आज बहुत सारी यादें बस यादें ही बनकर रह गई थीं। घर में दीदी का छोटा बच्चा, जो अब उनके निशानी के रूप में हमारे पास था। मैं उसके साथ समय बिताया करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती। गाय के दूध से मैं उसे पाल रही थी। जीजू तो दीदी की यादों में ही डूबे रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत को भी बिगाड़ दिया था। मेरी तो वह सगी बड़ी बहन थी। मुझे भी उतना ही दुख था जितना जीजू को था। मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि हर सिचुएशन को संभाल सकूं। मेरी गांव में अपनी माँ से बातें होती रहती थीं। हम घंटों तक दीदी की बात करते हुए रोते रहते थे। फिर मेरी माँ ही मुझे दिलासा देकर चुप करा देती थी कि उसकी उम्र ही इतनी थी। हमारा और उसका संबंध ही यही तक था। तुम्हें उसकी निशानी का ध्यान रखना है और अपने जीजू का भी। वे भी तुम्हारी दीदी से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। मैंने जीजू से बात की, उन्हें कहा, जीजू आप कब तक दीदी के ख्यालों में डूबकर अपने आप को और इस छोटे से बच्चे को सजा देते रहेंगे? आपका कम से कम इस बच्चे के प्रति तो कोई फर्ज बनता है। ये तुम दोनों के प्यार की निशानी है। कहीं ना कहीं दीदी आज इस बच्चे के रूप में तुम्हारे घर पर ही है। वह हमसे दूर नहीं, बस उसे तलाशने की जरूरत है। वह हमारे आसपास ही है। बस तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वह मुझे भी इतनी ही प्यारी है थी जितनी तुम्हें। मैं किससे अपने मन का बोझ हल्का करूं? सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं अपना दुख शेयर कर सकती हूँ। मेरी बातों का जीजू पर काफी असर हुआ। उन्होंने लंबी आह भरते हुए मुझसे कहा, अंजलि, मुझे अपने आप को संभालने में अभी वक्त लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें और अपने इस बच्चे को संभालने के काबिल बन जाऊं। मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा। हर जगह मुझे तुम्हारी दीदी ही नजर आती है। उसकी वह आवाज सुनने के लिए कान तरस गए हैं। भले ही वह ऊंची आवाज में बात करती थी, लेकिन कम से कम घर में रौनक तो बनी रहती थी। आज वह घर की रौनक खत्म हो चुकी है। वह तो तुम्हारा मुझ पर जिंदगी भर के लिए एहसान रहेगा, जिसने मुझे और मेरे बच्चे को अब तक संभाल कर रखा है। तुम भले ही उम्र में अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारी समझ मुझसे भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम ना होती तो न जाने हमारा क्या होता। तुमने मेरे बच्चे को बिल्कुल एक माँ की तरह ही पाला है। घर के सारे काम भी तुम अकेले संभाल रही हो, इसलिए आज के बाद तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी दीदी अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी। हमें ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा हुआ जो तुमने वक्त पर मुझे समझा दिया। तुम्हारी दीदी सचमुच इस बच्चे के रूप में हमारे पास ही है। वह कहीं नहीं गई है। जीजू ने रोते हुए बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे चूमने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जीजू अपना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे के पास ही गुजारते थे।
उसकी सुसु और पॉटी भी साफ कर लेते थे। जीजू के चेहरे पर अब मुस्कुराहट भी आने लगी थी। धीरे धीरे छोटा बच्चा अब जवान हो रहा था। जीजू ने बच्चे का नाम कमल रखा, क्योंकि मेरी दीदी का नाम कमलेश था। वह रात को जब भी उठता था, जीजू उसे फट से अपनी गोद में ले लेते थे। उसे दूध तो मैं खुद ही पिलाती थी, क्योंकि मैं एक माँ की तरह उसे सीने से लगाकर चुपचाप उसके मुंह में निप्पल डाल देती थी। मैं उसे एक माँ का एहसास करा रही थी। मैं चाहती तो उसे बिना सीने से लगाए भी दूध पिला सकती थी, क्योंकि वह तो बहुत छोटा बच्चा था। उसे क्या पता था कि दूध कैसे और कहाँ से पिया जाता है। लेकिन मुझे यह एहसास खुद के लिए बड़ा अच्छा लग रहा था। जब जीजू मेरे आमने सामने होते, उस समय में अपने सीने पर एक चादर ओढ़ लेती। जीजू मुझे देखकर हंसने लगते और कहते, अंजलि कहीं ऐसा तो नहीं तो इस चादर की आड़ में अपना ही दूध बच्चे को पिला रही हो। मैंने हंसते हुए जीजू की बात का जवाब दिया। मैंने कहा, जीजू, मैंने कोशिश की थी, लेकिन इसे दूध ही नहीं मिला। मैं भी तो एक नारी का ही रूप हूं। मैं इसे अपना दूध क्यों नहीं पिला सकती? जीजू कहने लगे, अंजलि, यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खुद एक माँ बनोगी। अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें यह सब बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो अपनी बुआ से पूछ लेना, वह तुम्हें सब बता देगी। मुझे सचमुच पता नहीं था कि सिर्फ एक माँ ही जिसने बच्चों को जन्म दिया हो, वही दूध पिला सकती है, कुंवारी लड़कियां नहीं। मैंने आगे कोई बात नहीं छेड़ी। मैं समझ गई थी कि जरूर ये कोई ऐसी बात है जो एक मर्द किसी दूसरी लड़की या महिला से नहीं कर सकता होगा। बहुत दिन हो गए थे, जीजू टैक्सी भी नहीं चला रहे थे। मैंने उन्हें कहा, जीजू, तुम्हें अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें निभाने के लिए तुम्हें यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीजू को मेरा यह सुझाव अच्छा लगा। मैं तो सच में अपना काम भूल ही गया था। वह ऐसा मुझसे कहने लगे, मैं कल से ही दोबारा अपने काम में लग जाऊंगा। अगले दिन से जीजू टैक्सी चलाने निकल जाते और शाम को देर से घर आते। मैं कमल को सुलाकर बस जीजू का इंतजार करती रहती। थके हारे जब जीजू आते, मैं पहले से ही उनके लिए पानी गर्म करके रखती थी। आते ही जीजू अपने हाथ पांव धो लेते थे और फिर खाना खाकर हम दोनों सो जाते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन जीजू घर पर शराब पीकर आए और साथ ही थैली में एक बोतल और रखी थी। मुझे पता नहीं था कि जीजू शराब भी पीते होंगे। वह झूलते हुए सीधे कमरे में चले गए और बेड पर आधे लेट गए। उनकी दोनों टांगें बेड से बाहर थीं। मैंने उनके पास पानी का गिलास लेकर गई और कहा, जीजू, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूं, इसे पी लीजिए। उन्होंने कहा, तुम पानी का गिलास टेबल पर रख दो। अभी मैं कुछ देर ऐसे ही आराम करना चाहता हूं। मैंने पानी टेबल पर रख दिया और उनके जूते उतारने लगी। जीजू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं उनकी सेवा बिल्कुल एक पत्नी की तरह कर रही थी। उन्होंने जो पैंट पहन रखी थी, उसमें कुछ खाने पीने की चीजों के छींटे पड़े थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, बहुत गंदे हुए हैं। तुम्हारे कपड़ों पर खाने पीने की चीजों के जो निशान हैं, वह बिस्तर पर भी पड़ जाएंगे। जीजू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं बदल दूंगा, थोड़ा सा समय तो दो। उनकी आवाज बहुत लड़खड़ा रही थी। वह अपनी आंखें बंद किए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे नींद में बात कर रहे हों। थोड़ी देर मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही। जब जीजू को नींद आने लगी, मैंने उन्हें फिर से आवाज लगाकर कहा, खाना खाओगे या नहीं? मेरी आवाज में भारीपन था। बिल्कुल। एक दीदी की तरह आवाज मेरे गले से निकली थी। ऐसा कहने के बाद मुझे भी यह लगा था। जीजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे कहा, मुझे पकड़कर ऊपर तो उठाओ, तभी तो खाना खा पाऊंगा। लेटे लेटे भला कौन खाना खाता है? मैंने जीजू को उठाने के लिए उनका हाथ पकड़ा, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे ही अपनी तरफ खींच लिया। मैं जीजू के ऊपर गिर गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। कहाँ जीजू का लंबा चौड़ा शरीर और कहाँ मैं। मेरी उम्र अब 15 साल की हो चुकी थी। जीजू की इस हरकत के लिए तो मैं काफी समय से तरस रही थी। भले ही यह मेरी नादानी थी, लेकिन मुझे बस इस पल को जीना था। मैंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा था कि इसकी कोई बड़ी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं आज फिर से जीजू के उतना ही करीब आ चुकी थी जितना कि पहली बार आई थी। मैंने जीजू से खुद को छुड़ाते हुए कहा, जीजू, मैं अंजलि हूं। अंजलि तुम्हारी साली। वह कहने लगे, अंजलि? कौन अंजलि? तुम तो कमलेश हो, तुम्हारा नाम अंजलि किसने रखा?
वह मुझे चूमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं खुद को बचा रही थी। उनके मुंह से शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। शायद इसी की वजह से मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने उन्हें डांट मारते हुए कहा, जीजू, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तब जाकर जीजू ने अपनी आंखें खोलीं और मुझे एकदम से छोड़ दिया। फिर बेड पर उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगे। मैं भी जीजू के साथ बैठ गई और जीजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जीजू, शराब पीकर तुम दीदी की यादों को भुला नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हें उनकी ओर याद आएगी। यह बातें तुम्हें इस समय नशे में समझ नहीं आएगी। मैं कल सुबह तुमसे आज के विषय में बात करूंगी। हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया और हम सो गए। बीच बीच में कमल भी उठता रहा। जीजू तो खर्राटे मारकर सो रहे थे। मैं उठकर कमल का ध्यान रखती। जब वह सो जाता, तब जाकर ही मैं सो पाती। अगले दिन सुबह मैंने जीजू से रात को जो हुआ उस बारे में बात की। मैंने कहा, जीजू, तुम मुझे दीदी समझ बैठे थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें यह याद दिलाया कि मैं तुम्हारी साली हूं, तुम्हारी बीवी नहीं। तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम कल रात शराब पीकर क्यों आए थे? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से नहीं देखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम शराब भी पीते हो। फिर यह अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मेरे जीजू का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। वह कह रहे थे, अंजलि, मुझे नहीं मालूम नशे में मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। मेरी उन गलतियों को भूल समझकर माफ कर दो। कल कुछ दोस्तों ने मुझे पिला दी थी। चाहता तो मैं भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी पत्नी की कसम दे दी थी। फिर मैं भी उनके साथ पीता गया, जबकि मैंने शादी से पहले ही शराब को त्याग दिया था कि मैं अब दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने वैसे भी दोबारा कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। जो बोतल वह साथ में लेकर आए थे, उसे उन्होंने खुद ही मेरे हवाले कर दिया था और कहा था, तुम चाहे इस बोतल को तोड़ दो या फिर फेंक दो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जीजू से कहा, जीजू, मैं नहीं कहती कि शराब गलत चीज है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पी लें तो यह गलत हो जाती है। गांव में मेरे पिता भी शराब पीते हैं, लेकिन वह एक दवाई के तौर पर इसका सेवन करते हैं। वह हर रोज एक सही मात्रा में पीते हैं। तुम्हें भी मना नहीं है। तुम्हें अगर पीना है तो घर पर रहकर भी पी सकते हो। जीजू कहने लगे, ठीक है मेरे आका, जैसा तुम कहती हो। और वैसे भी तुम्हारा फैसला मेरे लिए हमेशा मेरे फायदे का ही होता है। मैंने उस बोतल को संभाल कर रखा। मैंने जीजू का खाना पैक किया और उन्हें खुशी खुशी एक बीवी की तरह घर से काम के लिए विदा किया। वक्त बढ़ता गया, मेरी उम्र भी और मेरा शरीर भी बढ़ता गया। मैं आज अब 16 साल की हो चुकी थी। कभी कभी ऐसा मौका आता था जब मैं और जीजू एक दूसरे के काफी करीब आ जाते थे। कभी मुस्कुराहट के साथ हमारी नजरें मिल जाती, तो कभी हम एक दूसरे से टकरा जाते। मैं एक जवान मर्द के साथ अकेली रहती थी। मेरे जीजू ऐसे थे भी नहीं। वह चाहते तो मुझे कब का अपना शिकार बना चुके होते, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। जो हरकतें की थीं वह नींद में और नशे में हुई थीं। होश में तो उन्होंने कभी मुझे गलत नजर से देखा भी नहीं था, लेकिन मैं तो उनके करीब होती जा रही थी। दीदी के बच्चे को मैं अपना बच्चा समझकर पाल रही थी। जीजू की सेवा उनकी बीवी बनकर कर रही थी। मेरा हाव भाव बिल्कुल ऐसा था जैसे सचमुच में उनकी पत्नी हूं। खुलकर मैं उन्हें डांट भी देती थी जब वह कोई गलती करते थे। मैं जीजू पर अपना अधिकार जमा रही थी। मैं अब समझदार भी हो रही थी। मेरे तन मन में कुछ कमी सी महसूस होने लगी थी। मेरा बदन अब जवानी पर पहुंच चुका था, लेकिन मेरी हाइट से मुझे अब भी 12 से 13 साल की लड़की ही लगता था। बस इतना था कि मेरा शरीर उभरा हुआ था। कमल का दूसरा जन्मदिन आने वाला था। उसका पहला जन्मदिन भी नहीं मनाया था। मैंने जीजू से बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, वह दिन मैं कैसे मना सकता हूं, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को खो चुका था। एक तरफ बच्चे के आने की खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ उसी बच्चे को मुझे देकर जाने वाले का गम भी है। मैं इस जन्मदिन को शायद कभी नहीं मना सकता। मैंने जीजू से कहा, जीजू, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। आज जो पल हमारे पास है, हमें उसे नहीं गंवाना चाहिए। मैंने अलमारी से वह बोतल निकाली जो जीजू ने मुझे फेंकने के लिए दी थी। जब मैं उसे लेकर जीजू के सामने आई, जीजू कहने लगे, अंजलि, यह सब मैं नहीं पीऊंगा। अगर मैंने इसे पी लिया तो शायद आज मैं फिर से रो बैठूंगा।
आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दिन था। मैं उसकी खुशियां नहीं मनाऊंगा। मैंने जीजू से कहा, जीजू कौन कह रहा है कि यह सब खुशियां मनाने के लिए है? आज मैं भी आपके साथ मिलकर इसे लगाऊंगी। मैं भी अपने मन से दीदी के गमों का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। क्या मुझे इसे पीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं भी अपना गम हल्का नहीं कर सकती? मेरी आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे। जीजू ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंजलि, अगर तू भी चाहती है कि हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारी दीदी की यादों में कुछ पल बिताए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। हम दोनों को ही एक दूसरे को समझना होगा। कोई तीसरा ना तो हमें चुप कराने आएगा और ना ही समझाने। आज मैंने भी पहली बार जिंदगी में शराब का सेवन किया था। मुझे तो एक ही पैग से नशा हो गया। जीजू तो न जाने कितनी पी चुके थे। मुझे चारों तरफ हर चीज घूमती हुई नजर आ रही थी। मुझ में उठने का भी बस नहीं था। मैं कमल को पहले ही दूध पिलाकर सुला चुकी थी। फिर भी उसके उठने का समय हो चुका था। इस समय उसे दोबारा से दूध पिलाना होता था। जीजू खुद रसोई में जाकर मेरे लिए और अपने लिए एक ही प्लेट में खाना लेकर आए। मैं बस ऐसे ही हंसे जा रही थी। नशे में मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। बार बार छोटी छोटी बात पर मुझे हंसी आ जाती। जीजू भी मेरे साथ बहुत हंस रहे थे। हम दोनों शायद आज पहली बार इतने हंसे होंगे। हम ये भूल ही गए थे कि आज का दिन हमारी जिंदगी में कितना बड़ा दुख लेकर आया था। मैं नशे की हालत में उठने लगी, लेकिन मुझसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा था। जीजू ने मुझे सहारा दिया। उठते उठते मैं फिर से गिरने ही वाली थी कि तभी जीजू की मजबूत बाजू ने मुझे संभाल लिया। मैं उनकी बाहों में आकर सुकून महसूस कर रही थी। जीजू ने मुझे काफी देर तक ऐसे ही संभाले रखा। मैं अपनी आंखें बंद किए हुए थी। फिर जीजू ने कहा, अंजलि, मैं तुम्हें सुला देता हूं। तुम्हें बहुत नशा हो गया है। मुझे अभी इतना नशा नहीं है। अगर मुझे भी ज्यादा नशा हो गया तो फिर कमल को कौन संभालेगा जब वह उठेगा? कमल का नाम लेते ही मैंने अपने आप को होश में लाने की कोशिश की। मैं कहने लगी, हाँ, अभी मेरे बच्चे को दूध भी पिलाना है। मैं नहीं सोनूंगी। थोड़ी ही देर में कमल भी रोने लगा। मैंने किसी तरह से कमल को पकड़कर अपनी गोदी में ले लिया और आंखें बंद करके उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी। आज तो मैंने अपने सीने को चादर से भी नहीं ढका था। मैं इतना नशे में थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि जीजू भी वहीं पर बैठे हैं। आंखें खोलकर जब मैंने जीजू की तरफ देखा, उनकी नजरें मेरे सीने पर पड़ी थीं। जब मैंने देखा कि मैं यह क्या कर रही हूं, तब मैंने झट से एक चादर को अपने सीने पर रख दिया और मुस्कुराकर जीजू की तरफ देखने लगी। मेरे तन बदन में एक मस्ती सी छाई हुई थी। जीजू तो मुझसे बहुत बड़े थे। वह मेरी इस मस्ती को तो भांप गए होंगे। कमल जब दूध पी रहा था उस समय उसने मेरे ऊपर ही सुसु कर दिया। मैंने कमल के कपड़े चेंज किए और उसे सुला दिया। मैं अब अपने कपड़े चेंज करना चाहती थी क्योंकि वह गीले हो चुके थे। जीजू अभी बैठकर पैग पिए जा रहे थे। उन्होंने पूरी तरह खाना भी नहीं खाया था। खाने की प्लेट भी टेबल पर पड़ी थी। थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। वह तो इस तरह से पी रहे थे कि जैसे मानो वह आज इस बोतल को खत्म करके ही छोड़ेंगे। मैंने जीजू से कहा, जीजू, कमल का ख्याल रखना। मैं दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। मेरे कपड़े एक अलग कमरे में थे, इसलिए मुझे उस कमरे तक जाना था। जीजू कहने लगे, अंजलि, अलमारी खोल और इसमें से अपनी दीदी की कोई नाइटी पहन ले। जीजू खुद उठे और उन्होंने अलमारी से दीदी की एक जालीदार हल्की स्किन कलर की नाइटी निकाली और मुझे पकड़ाते हुए कहा, अंजलि, तू यहीं अपने कपड़े चेंज कर ले। मैं थोड़ी देर बाद कमरे में आ जाऊंगा। मैं उस नाइटी को देख रही थी कि मैं कैसे इसे पहनूं। यह तो बिल्कुल जालीदार है। खैर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि नाइटी को पहनकर मैं कैसी लगूंगी। मैंने नशे में इस नाइटी को पहन लिया। वह सर से लेकर पांव तक थी। दीदी को तो वह घुटनों तक आती होगी। नाइटी पहनकर मैं बिस्तर पर लेट गई। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे घूम रहा हो और मैं गिरने ही वाली हूं। मुझे इस नाइटी को पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं। हर तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे हवा मेरे जिस्म के आर पार हो रही हो। जीजू कमरे में आए और काफी देर तक मुझे गौर से निहारते रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी। मुझे उनकी मौजूदगी का आभास हो रहा था कि जीजू मेरे आस पास ही खड़े थे। कुछ ही मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं सुबह उठी तब मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। मैं सुबह से ही अपना पेट पकड़े हुए थी। सिर भी बहुत भारी भारी हो रहा था। मैंने जीजू से कहा,
जीजू, मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रही है। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रही है, लेकिन शाम को तो जब मैं सोई थी उस समय मैं बिल्कुल ठीक थी। सुबह जब उठी तब मेरे पेट में दर्द लगी हुई थी। लेकिन जीजू ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तुमने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फिर भला ऐसे ही कैसे तुम्हें पेट दर्द हो सकती है। मुझे शक था कि पक्का जीजू ने रात में मेरे साथ कुछ तो जरूर किया है, वरना ऐसे ही भला मेरे पेट में दर्द क्यों होगी। मैं सीधे तौर पर जीजू से यह कह भी नहीं सकती थी। चाहती तो मैं भी थी कि जीजू और मेरा रिश्ता मजबूत बने। मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा होने लग गई थी जो एक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पैदा होती है। मैं इस दर्द को महसूस करके खुश भी हो रही थी, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं उस पल को अपने होश में रहकर क्यों नहीं जी पाई। वह पहला एहसास मैं अब कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। वह कोई महंगी बोतल थी। जीजू ने मुझे कहा, अंजलि, मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करता हूँ। कुछ समय बाद भी अगर तुम्हारी दर्द ठीक नहीं होती है तो हम अस्पताल चलेंगे। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, जीजू किस तरह से नादान बने हुए हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। अब मैं इस मीठे दर्द को सहन करने के लिए तैयार थी। मैंने जीजू से कहा, जीजू, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस दर्द को झेल लूंगी। अब तो यह धीरे धीरे कम होती जा रही है, जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। दोपहर बाद तक मुझे पता भी लग गया था कि यह पेट दर्द क्यों हुई थी। मुझे पीरियड्स आए थे, और वह भी पहली बार। मैंने अपनी बुआ से फोन पर बात करके सब कुछ पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ऐसे में क्या करना है वह भी बताया था। बुआ मेरी बहुत मदद करती थी। जब भी मुझे कुछ जानना होता तो मैं बुआ से पूछ लेती। गांव में हमारे घर पर फोन नहीं था, इसलिए मैं इतनी बात बुआ से नहीं कर पाती थी। जल्द ही मेरे जीजू ने हमारे घर पर गांव में एक लैंडलाइन फोन लगवा दिया था। फिर मैं और बुआ काफी देर तक बातें करती रहती। एक दिन बुआ ने मुझसे कहा, अंजलि, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कमल की माँ हो। तुमने अपने जीजू और बच्चे का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है। मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी दीदी की जगह ले लेनी चाहिए। इससे तुम्हारे जीजू को भी सहारा मिल जाएगा और छोटे बच्चे को भी। इसे तो पता भी नहीं है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर तुम भी खुश हो तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी। जीजू के करीब आना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन शादी करने का विचार मेरे मन में नहीं आया था। मैं बस अपने उस एहसास को शांत करना चाहती थी जो जीजू की पहली बार वाली हरकत ने मेरे अंदर पैदा कर दिया था। बुआ का आइडिया भी गलत नहीं था। मैंने बुआ से कहा, बुआ, क्या ऐसे भी हो सकता है? जीजू क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा भी इसके लिए राजी होंगे। बुआ ने मुझे कहा, तुम अपने मम्मी पापा की चिंता मत करो, उन्हें मैं मना लूंगी। लेकिन अपने जीजू को तो तुम ही अपने करीब ला सकती हो। तुम एक ही घर में एक ही कमरे में साथ में रहते हो, और फिर तुम एक लड़की भी हो। साथ ही तुम्हारा शरीर भी अब जवान है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसका लालच देकर तुम्हारा जीजू तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। बस तुम वह करना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बुआ ने मुझे बहुत से ऐसे टिप्स दिए जो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए थे। मैं बुआ के कहने पर सुबह सुबह ही कमरे में झाड़ू लगाती थी, इसीलिए ताकि जीजू की नज़र झाड़ू पोछा लगाते समय मेरे शरीर पर पड़ती रहे और उनके अंदर मेरे लिए अलग नजरिया पैदा हो जाए। हुआ भी यही। जब जब भी मैं जीजू के सामने जाती, अपनी कोई नहीं ना कोई ऐसी अदा जरूर बिखेरती जिससे जीजू के अंदर मुझे पाने की इच्छा जागने लगती। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि कोई भी लड़की अगर चाहे तो किसी भी मर्द को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकती है। मर्द एक शरीर का भूखा होता है, वह चाहे बूढ़ा हो चाहे नौजवान। इधर मैं अपने जीजू को अपने हुस्न के जाल में पूरी तरह फंसा चुकी थी, लेकिन मैंने कभी भी खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया। ये टिप्स भी मेरी बुआ ने ही मुझे बताई थी, और यह भी कहा था कि ऐसा करने से किसी भी मर्द को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा सकती हो। जीजू का मेरे प्रति प्यार सचमुच उमड़ चुका था। एक दिन उन्होंने मुझसे कह ही दिया, अंजलि, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इस घर में रह सकती हो? मैंने कहा, जीजू, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है। मेरे मम्मी पापा ने भी तो मेरे भविष्य के बारे में कुछ सोचा ही होगा। आखिर मेरी भी तो शादी होनी है, मैं भी किसी के घर की बहू बनूंगी। जीजू ने मासूमियत और दुख के साथ कहा, अंजलि, कमल तुम्हें ही अपनी माँ समझता है। अगर तुम चली जाओगी तो इसका क्या होगा? मैं तो खुद को संभाल लूंगा।
लेकिन कमल कैसे खुद को संभालेगा? उसे जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब उस पर क्या बीतेगी, जब तुम उसके साथ नहीं होगी? मैंने जीजू से कहा, जीजू अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में हमेशा के लिए रहूं तो तुम्हें मेरे मम्मी पापा से बात करनी होगी। जीजू ने फट से मेरे गांव फोन किया। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि मैं और अंजलि कमल के साथ गांव आ रहे हैं तुम सभी से मिलने के लिए। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। मुझे घर जाने बिना बहुत समय हो गया था। मेरे मम्मी पापा और दीदी मुझसे मिलने यहीं जीजू के घर पर आया करते थे। बुआ और छोटा भाई भी मुझसे यहीं पर मिलने आते थे। लेकिन अपने गांव की याद भला किसे नहीं आती। मैं गांव जाकर वहां के खूबसूरत नज़ारों को देखकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहती थी। मैं जीजू के साथ अपने गांव आई। हम कई दिनों तक गांव में ही रहने वाले थे। इस बीच जीजू ने मेरे मम्मी पापा से मेरी शादी की बात भी की। मेरे मम्मी पापा खुशी खुशी मान गए और उन्होंने कुछ ही लोगों के बीच कुछ ही दिनों में मेरी शादी जीजू से करवा दी। जब हम गांव से वापस आ रहे थे, मेरी बुआ ने मेरे सामने जीजू से कहा, दामाद जी, हमारी फूल जैसी लड़की का ध्यान रखना। अभी वह उम्र में बहुत छोटी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? जीजू ने बुआ से मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बुआ का इशारा यह था कि मैं अपने भारी भरकम पति को नहीं झेल पाऊंगी। मैं बहुत खुश थी। अब मुझे हमेशा के लिए जीजू के साथ ही रहना था और कमल को अपनी औलाद की तरह पालना था। मैं दुल्हन के जोड़े में वापस आई। जीजू मेरे पास कमरे में आने ही वाले थे। मैं घूंघट ओढ़े हुए बिस्तर पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। घबराहट से मेरा गला सूख रहा था। शरीर में कंपन होने लगी थी। धड़कनों की गति भी तेज हो रही थी। आज मेरी सुहागरात थी और उम्र अभी सिर्फ 17 साल भी पूरी नहीं थी। मेरे जीजू मुझसे 18 साल बड़े थे। मैं तो उनकी उम्र की आधी भी नहीं थी। मेरा शरीर उनके सीने तक ही पहुंच पाता था। जहां मेरे जीजू तड़प रहे थे, वहीं मैं भी इस पल के लिए व्याकुल थी। जीजू के कमरे में आने से पहले की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आज मैं उन्हें कुछ भी करने से रोक नहीं सकती थी। मैं अब उनकी बीवी बन चुकी थी। मुझे खुद को अब जीजू के हवाले करना था। जीजू कमरे में दाखिल हुए। दोबारा कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अब मेरे अंदर छुपा ज्वालामुखी धीरे धीरे बाहर आने को व्याकुल था। जीजू मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे हाथ को अपने बड़े बड़े हाथों में रख लिया। उनके हाथों के आगे मेरे हाथ बहुत छोटे थे। वो कुछ देर तक तो मेरे हाथों को सहलाते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, अंजलि, तुम अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खोलना। फिर जीजू ने मेरे हाथ में कुछ ऐसा पकड़ाया जिसे पकड़ते ही मेरे पूरे शरीर में एक कंपन सी उठ गई। मैंने एकदम से अपना हाथ अलग कर दिया, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। जीजू ने कहा, क्या हुआ अंजलि? डर गई हो क्या? अब तो तुम्हें इसी के साथ खेलना है। मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा जीजू ने मेरे हाथ में एक गुड़िया पकड़ाई थी जो एक शादी के जोड़े में सजी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, अंजलि, यह हमारी शादी की निशानी है। इसे मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझो। वह गुड़िया मजबूत रबड़ की बनी हुई थी। उसे दबाने से ऐसा लगता था जैसे कि वह किसी मांस की बनी हुई हो। सचमुच बहुत प्यारी गुड़िया थी। जीजू ने फिर से कहा, अंजलि, अब हम ऐसे बंधन में पड़ चुके हैं जिसमें हमें एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे पर विश्वास रखना है। क्या तुम ऐसा करने में मेरा साथ दोगी? मैंने मुस्कुराते हुए जीजू से कहा, हाँ, जीजू, मैं हर स्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। जीजू फिर से कहने लगे, अंजलि, देख, पहले तो तू मुझे जीजू कहना बंद कर दे। अब मैं तुम्हारा कोई जीजू बीजू नहीं हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे ए जियो जी कहकर बुला सकती हो। तुम्हें पता है आज की रात पति पत्नी की पहली रात होती है। इस रात को पति पत्नी के बीच में क्या होता है? मेरी बुआ ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मैंने फिर भी जीजू से कहा, मुझे क्या मालूम आज की रात क्या होता है। बस मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई है। अब हम पति पत्नी हैं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। जीजू मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगे, अगर मालूम नहीं है तो सब मालूम हो जाएगा। बस मैं जो करूं उसे करने से मुझे मत रोकना। मैं तो जानती थी कि जीजू क्या करने वाले हैं, लेकिन डर था कि मैं कैसे जीजू का सामना करूं। जीजू उठे और उन्होंने मेरे माथे को चुना और मुझे अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया। मैं भी उनके सीने से लग गई।
फिर वह कहने लगे, अंजलि, मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत बने। उसके लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर मैं चाहूं तो आज तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन तुम अभी शरीर से भी इतनी जवान नहीं हुई हो। अब तो हम जिंदगी भर साथ ही रहने वाले हैं। जब लगेगा कि तुम अब जवान हो चुकी हो, तब हम हमेशा के लिए तन मन से एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं तो आज अपनी सुहागरात पर कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जीजू ने मुझे एक छोटी बच्ची समझकर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया। रात भर मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर ही सोए रहे। भले ही आज मैंने जो सोचा था वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरा जो जीवन साथी है वह अच्छी सोच रखने वाला है। उसे इंसान की कदर करनी आती है। करीब 3 महीने तक जीजू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। 3 महीने बाद एक दिन मैंने जीजू से कहा, सुनो जी, हमें कितना समय हो गया है एक दूसरे के साथ पार्टी किए बगैर, क्यों ना आज दो दो पैक हो जाए। जीजू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। मैं उन्हें यह कहते हुए मुस्कुरा रही थी। जीजू कहने लगे, अंजलि, क्या तुम दो पैग पी भी सकती हो जो तुमने दो दो पैग लगाने की बात कही? मैंने कहा, जीजू, अब मैं बच्ची नहीं रही। आपके साथ रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। जब से मैं आपकी पत्नी बनी हूं, तब से आज तक मैं हर रोज जवान ही होती जा रही हूं। अब मैं बड़ी हो गई हूं। जीजू मेरा इशारा समझ चुके थे। उन्होंने फिर से कहा, क्या तुझे पक्का यकीन है कि तू अब बड़ी हो गई है और पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है? मैंने कह दिया, हाँ जीजू, और शर्माते हुए उठकर कमल को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगी। कमल अब 3 साल का हो चुका था। शाम को जीजू बाजार से एक महंगे वाली बोतल लेकर आए। आज तो यह पूरी तरह निश्चित था कि हम दोनों का रिश्ता अब अलग मोड़ पर जाने वाला था, जिस मोड़ पर हर लड़की को गुजरना पड़ता है। जल्दी हम दोनों का वह पल भी आ चुका था जब हमने दो दो पैग लगाए। उसके बाद में एक अलग ही दुनिया में खो गई, जहां सिर्फ मैं और जीजू थे। कि आज मुझे पता चला था कि सचमुच मैं अभी बच्ची ही थी। जीजू ने मुझे गुड़िया गिफ्ट में इसीलिए दी थी कि मेरे अभी उसके साथ खेलने के दिन थे। मैं मन से तो जवान हो चुकी थी, लेकिन मेरा शरीर अभी इस कदर जवान नहीं हुआ था। जो मुझ पर बीती थी, वह तो मैं ही जानती हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उसके बाद मैं और मेरा पति हम बहुत मस्ती करते थे। कभी एक दूसरे के साथ खेलते तो कभी एक दूसरे को छेड़ते रहते। कुछ समय बाद मैं गर्भवती भी हो गई और मैंने एक लड़की को जन्म दिया। कमल भी अब 4 साल का हो चुका था। हमारा परिवार आज भी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मेरी शादी जीजू से होने के बाद मैं दीदी की कमी को पूरा कर रही थी और कमल को एक माँ की ममता दे रही थी। उसे आज तक मालूम नहीं है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। आज जीजू भी दीदी की यादों को भूल चुके थे। उनकी जुबां पर सिर्फ मेरा ही नाम होता है। वह मुझे भरपूर प्यार करते हैं और हम सभी खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी और जीजू की कहानी, जो किस तरह से एक नया मोड़ ले गई और हमें पति पत्नी के रिश्ते में बांध गई। आशा करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंतर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।